आईआईटी जेईई बहुत आसान एग्जाम नहीं होता। 12th की तैयारी और 11th की तैयारी बढ़िया से करें। क्वेश्चन की प्रैक्टिस होते थे, डीपीपी होती थी, टेस्ट होते थे। टीचर का जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट किया होगा। और कोई नहीं, हमारे डायरेक्टर साहब धनंजय सर। और इस तरीके से हम लोग बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। 9, 10, 11, 12 में अपने आप को गला लो। एजुकेशन बहुत आसान है, लेकिन बेटा मोबाइल का यूज आप लोग करें, लेकिन इस प्रकार करें कि वो हमारे लिए फायदेमंद हो। मार्स गोल्ड सीमेंट, मजबूत निर्माण हमेशा आलीशान। आईआईटी जेईई इंजीनियरिंग एक ऐसा एजुकेशन जिसे पाने के बाद भारत में हर एक विद्यार्थी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पूरे विश्व में जो विद्यार्थी होते हैं एक नए जीवन का सृजन करते हैं, अपने करियर को एक नई ऊंचाई प्रदान करते हैं। और इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज आईआईटी जेईई के मेंस को क्वालिफाई करने वाले विद्यार्थी। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अजान अखलाक है। अजान अखलाक जी, अजान अखलाक जी, ये बताएं कि जो आपने आईआईटी जेईई इंजीनियरिंग के फील्ड में जो आपने जो मेंस को क्वालिफाई किया, ये कितना कठिन था या कितना आसान था, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? ये उतना चैलेंजिंग नहीं था, क्योंकि अगर आप 12th की तैयारी और 11th की तैयारी बढ़िया से करें, अपने टीचर्स की सुने और सिर्फ 12th लेवल पे बढ़िया से तैयारी करें तो आपका मेंस आराम से निकल सकता है। लेकिन जैसे कि आपकी तैयारियां कैसी रही, मतलब कि कैसे आप इसका प्रॉपर रूप से अपना दिनचर्या को कैसे आप लेकर चलते थे, टाइम टेबल कैसे बनाते थे आप? दिनचर्या में हम पहले तो 8 आवर्स की स्लीप, परफेक्ट स्लीप होती थी। फिर उसमें से कोचिंग और स्टडी आवर मिला के 8 या 6 या 8 आवर्स की पढ़ाई होती थी। और सीबीएस कोचिंग, आप सीबीएस कोचिंग के विद्यार्थी हैं, क्या रोल रहा सीबीएस कोचिंग का आपके इस सफलता में? मेरी सफलता में सबसे बड़ा रोल सीबीएस का ही है, क्योंकि यहाँ के टीचर्स ने ही रोल गाइड किया, सपोर्ट किया, मोटिवेट किया कि आप कर सकते हैं 12th के बाद। तो बहुत से बच्चे ड्रॉप लेना चाहते हैं, लेकिन सीबीएस कोचिंग बताया ड्रॉप लेना ज़रूरी नहीं है, एक ही बार में आप निकाल सकते हैं। देखिए, मोटिवेशन बहुत ही जरूरी है और सीबीएस कोचिंग में यही खास बात है। यहाँ पर जब आप आते हैं, आप जब पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे जो आपके गुरुजन मिलते हैं, आपको कहते हैं कि नहीं, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। और शायद इसका ही एक परिणाम रहा जो आज हमारे साथ अजान अखलाक जी बैठे हैं एक सफलता के साथ। जी, आप ये बताइए कि सीबीएस कोचिंग में कैसे आपको पढ़ाया जाता था? चलिए, मोटिवेशन की तो बात हो गई, पढ़ाई कैसे होती थी, क्या स्ट्रेटेजी होती थी यहाँ पे? स्ट्रैटेजी होती थी कि पहले स्टार्टिंग में वो चैप्टर्स बढ़िया से पढ़ाए जाते थे, फिर उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस होते थे, डीपीपी होती थी, टेस्ट होते थे। हफ्ते में 3-3 टेस्ट होते थे, जिससे वो चैप्टर एकदम माइंड में एकदम रट जाता मार्स गोल्ड सीमेंट, मजबूत निर्माण हमेशा आलीशान था। इसीलिए वो पढ़ाई को आसान कर देता था। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी प्राइवेट जॉब है भारत पेट्रोलियम में। तो प्राइवेट जॉब में है आपके पिताजी, तो आपका क्या सपना है इंजीनियर बनने के बाद? आप मतलब ख्वाब तो आप इंजीनियर बनने का ही देख रहे हैं, ये किस हद तक पूरा हो पाएगा, कितना आपको अपने ऊपर विश्वास है? जी, मैंने मेहनत करूँगा, अपनी डेडिकेशन से सपना पूरा करने की कोशिश करूँगा। और इंजीनियर बनने के बाद हमारे देश में ही आप रहेंगे या फिर देश से बाहर चले जाएंगे? कोशिश तो रहेगी देश में ही रहूँ, क्योंकि देश को भी वो है ना, डेवलप करना है, इसीलिए। ये जो आपने क्वालिफाई किया है आईआईटी जेईई मेंस, जो आपने क्वालिफाई किया है, जो बहुत सारे ऐसे भी आपके जैसे विद्यार्थी होंगे जो निकालना चाहते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे, उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव देना चाहेंगे कि अभी आपका ख़त्म नहीं हुआ है, सेकेंड अटेम्प्ट होगा, उसमें भी आप अच्छा कर सकते हैं मेहनत करके। देखिए, आईआईटी जेईई बहुत आसान एग्जाम नहीं होता और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने वाला व्यक्ति कोई मामूली व्यक्ति भी नहीं होता, मामूली विद्यार्थी भी नहीं होता। और जब अगर सीबीएस कोचिंग जैसा कोचिंग अगर मिल जाए, गुरुजन मिल जाए, तो फिर ये पॉसिबल हो जाता है। जी, मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या रहा आपके लिए? हालांकि माता पिता मोटिवेशन होते हैं, बट सबसे बड़ा मोटिवेशन, क्योंकि सीबीएस कोचिंग में कई गुरुजनों ने आपको पढ़ाया होगा, एक नाम बताइए सीबीएस कोचिंग के एक गुरुजन का, एक टीचर का, जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट किया होगा। और कोई नहीं, हमारे डायरेक्टर सर हैं, डीजे धनंजय सर।
वही हमें वो बहुत मोटिवेट करते थे, हर रोज़ मोटिवेट करते थे कि ये टाइम टेबल बनाइए, अपने स्टडी आवर को बढ़ाइए। उन्हीं की मोटिवेशन से आज ये मैंने मेंस क्वालिफाई किया है। अब हम आपको मिलवाएंगे उस शख्सियत से जो पिछले कई वर्षों से कोचिंग विभाग में विद्यार्थियों के दिलों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में ही नहीं पूरे चंदौली जिले में राज कर रहा है। और कहीं न कहीं अभी जिनसे हमने आपकी मुलाकात कराई, बात कराई, जो विद्यार्थी थे जिन्होंने IIT JEE का मेंस निकाला है, उन्होंने क्वालिफाई किया है, आज़ान अखलाक जी से, उनके गुरु हैं, उनके टीचर हैं। जी सर, ये बताइए कि क्या खास है आपके कोचिंग में और क्या ऐसे कौन सी गुट्टी आप पिलाते हैं कि आपके कोचिंग से बच्चे बड़े तादाद में क्वालिफाई करते जाते हैं, IIT JEE सफलताएं पाते जाते हैं, और क्या बात है आपके कोचिंग में? सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करूंगा और आपको भी धन्यवाद कहूँगा लक्ष्य जी। देखिए, ऐसा है कि मैंने जब कोचिंग स्टार्ट किया था तभी से हमारा एक सपना था कि बच्चे बहुत कोटा में जाते हैं, इलाहाबाद में जाते हैं, केरल जाते हैं, बहुत जगह इधर उधर पढ़ने के लिए जाते हैं। तो मेरा एक सपना शुरू से था और अभी भी है कि कहीं बच्चों को जाना ना पड़े, बच्चे यहीं से निकालें। और मैं बच्चों को बस एक ही बात मोटिवेट भी करता हूँ कि अगर कहीं जाके निकालेंगे वो तो बात एक अलग हो गई, लेकिन अगर हम जिस जगह पे हैं, अपना जो घर है, अगर वहीं पे हम रह के, बगल में आपकी कोचिंग है, अगर वहाँ पढ़ के निकालते हैं तो इसका जो प्रभाव जाएगा वो बहुत बड़ा जाएगा। कहीं ना कहीं बहुत खुशी की बात होगी। हाँ ठीक है, हो सकता है 2-4 रैंक उनसे कम भी आ सकता है, लेकिन ये चीज़ आने वाले पीढ़ी के लिए एक मोटिवेशन बनेगा कि नहीं, हम यहीं से वो चीज़ कर सकते हैं। कब तक हम किसी चीज़ के लिए बाहर जाएंगे, और ये हम शुरू से लेके चल रहे हैं। और यही घुट्टी का जो आपने बोला सर, घुट्टी का काम करता है, तो ये यही काम करता है। और आगे भी हम लोग कोशिश रहेगा कि बहुत ज़्यादा बच्चे निकले। मैं कह रहा हूँ कि आपके कोचिंग से कौन कौन से पद से लोग निकल चुके हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, कौन कौन से पद से लोगों ने आज झंडा गाड़ा हुआ है इस चंदौली जिले में? सर लगभग तो सभी, मतलब किसका हम नाम ले, अब अच्छा भी लगता है। अभी जैसे कुछ दिन पहले हम एक शादी में गए थे, तो वहाँ मेरा स्टूडेंट जो है वो खुद जज के पोस्ट पे बन चुका है। तो बन गया, बड़ा अच्छा लगा कि जो जहाँ लोग मिलने जा रहे हैं, अब हमें भी एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। हालांकि बच्चे नाम सुनते हैं तो आ जाते हैं, खड़े होते हैं दौड़ के, वो अच्छा लगता है। लेकिन लगभग सभी में, मतलब डॉक्टर भी हैं, BHU के डॉक्टर भी हैं। IIT में भी देखिए, IIT BHU हो गया, IIT धनबाद हो गया, IIT खड़गपुर हो गया, IIT गुवाहाटी हो गया, लगभग वहाँ पे भी हमारे बच्चे हर जगह हैं। देखिए, एजुकेशन की बात आती हो चंदौली जिले में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में, तो धनंजय सिंह सर कहाँ पीछे छूट सकते हैं। सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि कोटा जैसी जगहों का आपने जिक्र किया। कोटा में एक और खास चीज वहां पर होती है हॉस्टल की व्यवस्था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में क्या बच्चों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था नहीं शुरू हो सकती? नहीं है सर, व्यवस्था है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, नवोदय विद्यालय के बच्चे जब गर्मी की छुट्टियां होती थी तो लगभग वहाँ पे, जैसे क्लास 12th में 40 बच्चे हैं वहाँ पे, क्लास 11 में भी 40 बच्चे होते हैं, हर क्लास में लगभग वहाँ पे 40 के रहता है स्ट्रेंथ। और उसमें से 30 बच्चे CBS कोचिंग में ही हॉस्टल ले के पढ़ते थे। बाकी जिनका घर नज़दीक है तो वो ऐसे आते थे। तो हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे है, बच्चे लेके पढ़े हैं। मतलब आपका कहने का मतलब कि ऑलरेडी आपने हॉस्टल फैसिलिटीज आपने दे रखा हुआ है? जी बिल्कुल, कई वर्षों से हॉस्टल फैसिलिटी। मैं बोल रहा हूँ कि नवोदय के बच्चे हर बार यहाँ क्रैश कोर्स करते थे। अभी मैं बता रहा हूँ, कुछ बच्चे अभी इस समय, हमारा हॉस्टल पीछे तैयार भी हो रहा है, एक नई बिल्डिंग तैयार हो रही है हॉस्टल के लिए, हमने बिल्डिंग बनाया है। और अब आपको वहाँ पे पूरी तरीके से दिखेगा। एक्चुअली क्या है कि हॉस्टल का हम लोगों ने इसी ब्रांच में रखा था तो वो हाईलाइट नहीं हो पाया था, लेकिन अभी उसका एक अलग हमने ब्रांच कर दिया है, तो वहाँ पे आपको दिखेगा। मार्स गोल्ड सीमेंट, मजबूत निर्माण, हमेशा आलीशान। बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में अगर हॉस्टल की व्यवस्था हो जाती है तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट होगा। हालांकि CBS कोचिंग की तरफ से हॉस्टल की व्यवस्था बहुत पहले से कर दी गई है। सर, ये बताइए कि कितने वर्ष हो गए आपके कोचिंग को? सर 18-20 होने वाला है, मतलब 1-2 साल तो मान के चले पहले, लेकिन ऑन जो होता है रिटर्न फॉर्म में 18 मान के चले, लेकिन 2 साल पहले से कार्य हो रहा है। अच्छा, मतलब ये बालिग हो चुका है? हाँ सर, एकदम करेक्ट बोले हैं, ये 20 साल का हो गया है।
सर आने वाले समय में सीबीएस कोचिंग एजुकेशन के क्षेत्र में, कोचिंग के क्षेत्र में या स्कूल के क्षेत्र में भी कुछ आगे करने वाला है क्या? सर हर मुमकिन कोशिश करेगा। देखिए अभी मैं आपको बता दूं, आपने देखा है इससे पहले I2 BHU में जो दिवेश केसरी क्वालिफाई किया निकला है, उसको 50,000 का चेक हम लोगों ने दिया है। चेक आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। और इस तरीके से हम लोग बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं कि जो बच्चे अगर आर्थिक रूप से नहीं हैं, मतलब कि नहीं कर सकते हैं, उनको अपनी पूरी मदद हम लोग करने को तैयार हैं। स्कॉलरशिप के बेसिस पे वो आ सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। आगे सारा वो सभी चीज़ें की जाएंगी जो बच्चों के लिए लाभदायक सिद्ध हो जाए। देखिए स्कॉलरशिप की मदद से तो हमारे देश के सबसे महान व्यक्ति अब्दुल कलाम जी ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की थी उसकी मदद लेके। और अगर स्कॉलरशिप की बात की जाए तो सीबीएस कोचिंग भी स्कॉलरशिप देते रहता है, और जिससे जो उन छात्रों को जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उनको काफी मदद मिलती है। सर 50,000 रुपए की आपने स्कॉलरशिप दी है एक विद्यार्थी को, जैसा कि आपने कहा भी और जैसा कि पोस्ट वगैरह में, फेसबुक पोस्ट में भी आया था। क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल करके आपने दिखाया? सर दिवेश को एक तरह से 2 स्कॉलरशिप मिल गया है। जब पढ़ाई उन्होंने शुरू किया तो भी हम लोग 50% के लगभग स्कॉलरशिप दे देते जो बच्चे अच्छे होते हैं। उसके बाद प्लस में उन्होंने अगर कोई किसी कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया, जैसे जेईई मेंस हुआ, उसके थ्रू कोई कॉलेज अच्छा मिलता है, उनका IIT BHU मिला था, तो हम लोगों ने 50,000 दिया। ये मतलब अभी का जस्ट का है। इससे पहले भी मधुरी सिन्हा हो गया, चाहे आपका दीक्षा जैन हुई, उन सभी बच्चों को मतलब प्रति वर्ष हमें कुछ न कुछ आपको देना ही रहता है एज ए मतलब बच्चों को स्कॉलरशिप के रूप। सर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के विद्यार्थियों को एक टीचर के रूप में, एक गुरु के रूप में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए तो पेरेंट्स ही समझेंगे कि बच्चों को क्या करना है, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बोलूँगा जो 9th में है, 10th में है, 11th में और 12th में है। और उसके बाद के बच्चों के लिए तो अभी नहीं बोलूँगा। इन 4 सालों में अगर हमने मेहनत कर दिया तो बाकी आगे की ज़िंदगी में हमको मेहनत कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर इन 4 सालों में इन्होंने मेहनत नहीं किया तो आगे की पूरी ज़िंदगी इनको मेहनत करना पड़ेगा। इसको वो कहीं भी लिख सकते हैं। मतलब हमें मेहनत तो करना है, फैसला हमको बस ये लेना है, ये 4 साल या आने के बाकी सालों में हमको मेहनत करना है। इसलिए मैं सभी बच्चों से एक ही बात कहता हूँ, बेटा 9, 10, 11, 12 में अपने आप को गला लो, आंखें अंदर हो जाए, ये फीलिंग हो कि लोग देखे तो कहे बेटा तुमको क्या हो गया है। क्योंकि एजुकेशन से आसान आगे मनी कमाना, पैसा कमाना हो गया, चाहे नाम कमाना, चाहे किसी की मदद करना या देश के लिए कुछ करना, हमें नहीं लगता इससे आसान है। एजुकेशन बहुत आसान है, लेकिन हम लोग क्या हो रहे हैं, कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर जा रहे हैं। मार्स गोल्ड सीमेंट, मजबूत निर्माण, हमेशा आलीशान। अब लोग कहने वाले आज के समय में हम लोग देख भी रहे, कह भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोबाइल से लोग डाइवर्ट हो रहे हैं। तो बेटा मोबाइल का यूज आप लोग करें, लेकिन इस प्रकार करें कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, नुकसानदायक ना हो। बस यही मैं बच्चों से अनुरोध करना चाहूँगा। देखिए वाकई में धनंजय सर ने बहुत ही सही बात कही कि एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। एजुकेशन के बिना कुछ भी संभव नहीं होता। पैसा एक वक्त के लिए कमाया जा सकता है, लेकिन अगर एजुकेशन आपने हासिल कर लिया, 3 से 4 साल तक अपने आप को मेहनत अपने से खुद से करवा दिया, तो आप उस बुलंदी पर जाएंगे जिस बुलंदी पर बहुत सारे लोग अपने आप को देखना पसंद करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद थे अभी, हमारे साथ इंटरव्यू में अभी साक्षात्कार जिनका मैं कर रहा था, उनका नाम है धनंजय सिंह सर, जो सीबीएस कोचिंग के डायरेक्टर भी हैं। आप देख रहे हैं NSD टाइम्स, जिला संवाददाता आशीष लक्ष्य। आप देखते रहिए NSD टाइम्स।